जो आप देख रहे हैं वह असंभव था। 15 दिसंबर 2025 e 25. रूस के सबसे सुरक्षित नौसैनिक अड्डे के अंदर अभी अभी एक विस्फोट हुआ है। $400 मिलियन की कीमत वाली एक पनडुब्बी जो रडार, सोनार और सैटेलाइट्स के लिए अदृश्य थी, अभी अभी निष्क्रिय कर दी गई है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि किसी ने नहीं देखा कि यह किसने किया, किसी ने नहीं सुना, कोई भी इसे रोक नहीं सका। आधुनिक सैन्य इतिहास में पहली बार बिना नौसेना वाले देश ने परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी को उसके सुरक्षित बेस में ही बेकार कर दिया है। और रूस की प्रतिक्रिया, खैर, उसने कुछ परेशान करने वाला दिखाया। मुझे आपको समझाने दीजिए कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि जितना अधिक आप इस पनडुब्बी के बारे में समझेंगे उतना ही प्रभावशाली लगेगा जो यूक्रेन ने कर दिखाया है। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं थी, ये किलो क्लास की पनडुब्बी थी, वार्शा वियांका वेरिएंट की। नाटो ने इस पनडुब्बी को ब्लैक होल नाम दिया है, जो बिल्कुल उपयुक्त है। इस पनडुब्बी को पूरी तरह अदृश्य रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका ढांचा विशेष प्लेटों से ढका हुआ है जो सोनार की आवाज को सोख लेती है। इसके इंजन रबर के बेस पर लगे होते हैं ताकि कंपन को अलग किया जा सके। जब ये पानी के नीचे सिर्फ बैटरी से चलता है तो इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये समुद्र में किसी भूत को ढूंढने जैसा है। लेकिन अदृश्यता ही एकमात्र चिंता की बात नहीं है। इस पनडुब्बी में 4 कैलिबर मिसाइल लॉन्चर लगे हैं और इन मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि ये पनडुब्बी रूसी तट के पास छुपी रह सकती थी, पूरी तरह से अदृश्य, और मिसाइलें दाग सकती थी जो यूक्रेन के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती थी। शहर, ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा, अस्पताल। 2022 से रूस इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल ठीक इसी मकसद के लिए कर रहा है और यूक्रेन के पास इससे बचाव का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आप उसे नहीं रोक सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते। तो जब आप इसे समझते हैं, जब आपको एहसास होता है कि रूस के पास यह लगभग अजेय हथियार था जो पूरे देश को डराने के लिए काफी था। 15 दिसंबर को जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने न सिर्फ उस पनडुब्बी को ढूंढ निकाला, बल्कि उसने रूस के सबसे सुरक्षित बेस के अंदर उसमें काफी तबाही भी मचा दी। यह वह हिस्सा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और वह हथियार जिससे यह हुआ। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि यह मौजूद है। यूक्रेन इस हथियार को सबसी बेबी कहता है। यह ड्रोन उस विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो 3 चरणों में हुआ। युद्ध के दौरान शुरुआत में 2022 में यूक्रेन ने हवाई ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने मॉस्को को डुबो दिया, जो काला सागर में रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत था। ये कुछ समय तक काम आया, लेकिन रूस ने खुद को ढाल लिया, इसलिए दूसरी चरण आया। यूक्रेन ने सतह पर चलने वाले ड्रोन विकसित किए जो पानी पर तैरते हैं। वे तेज थे और शक्तिशाली विस्फोटक ले जाते थे। इन ड्रोन की वजह से रूस को अपनी नौसेना को सेवास्तोपोल से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन फिर से रूस ने खुद को ढाल लिया। उसने स्टील की जालियां, तैरती हुई बाधाएं और 24 घंटे निगरानी लगाने की व्यवस्था की। मूल रूप से उसने एक दीवार बना दी जो सतह से अंदर आने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज को रोक देती थी, और यहीं पर यूक्रेन ने कुछ गजब कर दिखाया। अगर आप सतह से नहीं जा सकते तो आप नीचे से जाते हैं। सबसी बेबी मूल रूप से एक स्मार्ट टॉर्पीडो है, एक काला सिलेंडर जिसमें पंख होते हैं, जिसका व्यास लगभग 30 सेंटीमीटर है। यह पूरी तरह से पानी के नीचे काम करता है, रिमोट से नियंत्रित होता है और 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। अब 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। यूक्रेन ने सतह ड्रोन की तकनीक ली और उसे कुछ ऐसा बना दिया जो पानी के नीचे काम करता है। और यहाँ सबसे प्रभावशाली बात है, इस ड्रोन की अनुमानित लागत $4 लाख है। 4 लाख में 400 मिलियन के पनडुब्बी को
निष्क्रिय किया जा सकता है। ये अनुपात 1 के मुकाबले 1000 का है। ये ऐसा है जैसे एक आम कार खरीदकर एक फरारी को नष्ट करना। यूक्रेन सचमुच नौसैनिक युद्ध के नियम बदल रहा है, ऐसी तकनीक के साथ जिसकी कीमत एक अपार्टमेंट से भी कम है। लेकिन चलिए बात करते हैं कि ये कहाँ हुआ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन ने जो हासिल किया उसकी अहमियत क्या है। नोवोरोसियस कोई आम बंदरगाह नहीं है। ये काला सागर में रूस का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, खासकर जब से सेवास्तोपोल असुरक्षित हो गया है। यह रूसी क्षेत्र में है, मोर्चे की लाइन से दूर, और यह उन सभी बाधाओं से सुरक्षित है जिनका मैंने जिक्र किया था। जाल, बुआएं, लगातार गश्त। रूस को लगता था कि ये जगह अजेय है। पूरी बेड़े के लिए ये एक सुरक्षित शरण स्थली थी, और सब्सी बेबी इन सब बाधाओं को ऐसे पार कर गया जैसे वे थी ही नहीं। वह बेस में घुसा, पनडुब्बी को ढूंढ निकाला, शायद जब वह डॉक में थी या मरम्मत में थी, और उसने पनडुब्बी के पिछले हिस्से यानी पॉपा पर हमला किया, जहां पर प्रोपल्शन होता है। विस्फोट बहुत बड़ा था और नतीजा यह हुआ कि प्रोपल्सन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये पनडुब्बी अब कभी नहीं चलेगी, और यहाँ एक ऐसी बात है जो रूस के लिए इसे और भी बुरा बना देती है। उनके पास काला सागर में इस पनडुब्बी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। इतने बड़े और जटिल चीज की मरम्मत की कोई क्षमता नहीं है। असल में अब ये पनडुब्बी खत्म हो गई है। $400 मिलियन, वर्षों की मेहनत, 4 परमाणु मिसाइल लॉन्चर, सब कुछ ही सेकंड में बेकार हो गया। अब रूस की इस सब पर प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहने वाली थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमले को नाकाम कर दिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, पनडुब्बी बिल्कुल ठीक है। Информация, распространенная спецслужбами Украины. यहाँ तक कि सरकारी टेलीविजन चैनल ज्वेज़दा ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें पनडुब्बी को सही सलामत दिखाया गया। लेकिन इस कहानी में यही समस्या है। वीडियो में पनडुब्बी का पिछला हिस्सा नहीं दिखाया गया है, ठीक वही हिस्सा जो निशाना बना था। कैमरा उस हिस्से से सावधानी पूर्वक बचता है। और एक और भी संदिग्ध बात है जिसे नेविगेशन में विशेषज्ञ एक चैनल ने नोट किया। पनडुब्बी को घाट से जंजीरों से बांधा गया है, कोई ढील नहीं है। सामान्य रस्सियों से नहीं बल्कि भारी जंजीरों से बांधा गया है। और यह अजीब क्यों है? क्योंकि एक चालू पनडुब्बी को जंजीरों की जरूरत नहीं होती। उसमें बैलास्ट टैंक होते हैं, जो ऐसे डिब्बे होते हैं जिन्हें पानी से भरा और खाली किया जा सकता है। पनडुब्बी के ऊपर या नीचे जाने को नियंत्रित करने का जिम्मा पूरी तरह उसी के पास होता है। आप केवल तभी जंजीरों का इस्तेमाल करते हैं जब डूबने का असली खतरा हो, जब ढांचा क्षतिग्रस्त हो और आपको ये सुनिश्चित करना हो कि वो पनडुब्बी बंदरगाह के तल में न चली जाए। तो अगर सब कुछ ठीक है जैसे रूस कहता है, तो वे पूरी पिछली तरफ क्यों नहीं दिखाते? जंजीरें क्यों हैं? ये पनडुब्बी के सुरक्षित होने का सबूत नहीं, बस नुकसान नियंत्रण है। रूसी भी आधिकारिक कहानी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। रूसी सैन्य ब्लॉगर जो सरकार से ज्यादा ईमानदार हैं, डर गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। इस पर चर्चा की कि बंदरगाह के कैमरों को हैक कर लिया गया था, और मूल रूप से यह पुष्टि की कि हाँ, यूक्रेन असंभव को करने में सफल रहा। क्रेमलिन जो कहता है और खुद रूसी लोग जो देख रहे हैं, उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा संदर्भ है जो इस हमले के समय को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को गठबंधन में शामिल होने के अनुरोध के बदले गारंटियां दी गई। ठीक उसी समय जब यह विस्फोट हो रहा था नोवोरोसियस्क में, बर्लिन में शांति वार्ता चल रही थी। अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधि युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश कर रहे थे, और रिपोर्टों में कहा गया था कि वे कठिन मुद्दों में से 90% पर सहमति तक पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शांति करीब है, लेकिन एक समस्या थी। पुतिन इन वार्ताओं का इस्तेमाल यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए कर रहे थे। उनकी कहानी सीधी थी। यूक्रेन हार रहा है, थक चुका है, अपनी सीमा पर है, रूस हर मोर्चे पर जीत रहा है। तो आप पश्चिमी देश यूक्रेन पर दबाव डालें कि वो रूसी शर्तें मान ले, वरना हालात और बिगड़ेंगे। इसके बाद
पुतिन चाहते थे कि दुनिया यह माने कि यूक्रेन के पास अब कोई और चाल नहीं बची है, कि रूसी जीत अवश्यम भावी है। और यह कहानी कुछ हलकों में काम कर रही थी। और ठीक उसी समय यूक्रेन ने यह दिखाने का फैसला किया कि नहीं, वह घुटनों के बल नहीं है। उसने रूस की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक को अभी अभी निष्क्रिय कर दिया, एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था कि वह मौजूद है। Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів. राष्ट्रपति जेलेंस्की उसी समय कुपियांस्क का दौरा कर रहे थे, एक ऐसा शहर जिसे रूस ने पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया था। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, मोर्चे पर परिणाम हासिल करना यूक्रेन के लिए कूटनीति में भी परिणाम हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। देश के भीतर मजबूत स्थिति का मतलब है बातचीत में भी मजबूत स्थिति। दूसरे शब्दों में, आप कमजोरी की स्थिति से बातचीत नहीं करते, पहले ताकत दिखाते हैं, फिर बातचीत करते हैं। सबसी बेबी का हमला ठीक यही था। ये यूक्रेन कह रहा था। क्या आपको लगता है कि हम खत्म हो गए हैं? हमने अभी अभी आपकी सबसे सुरक्षित बेस के अंदर 400 मिलियन के पनडुब्बी को 4 लाख के ड्रोन से मार गिराया है, और हमारे पास अभी और भी बहुत कुछ है। ये सैन्य हमलों का इस्तेमाल करके बातचीत की मेज पर धारणा बदलने के लिए था। यूक्रेनी नौसेना ने इसे एक शब्द में शानदार तरीके से बताया जब उन्होंने इस हमले को कर्मा कहा। यह पनडुब्बी सालों तक यूक्रेनी नागरिकों पर मिसाइलें दागती रही, अस्पतालों, स्कूलों और सर्दियों में बिजली के नेटवर्क पर हमला करती रही, और अब ये बेकार पड़ी है, बंदरगाह में जंजीरों से बंधी हुई है। ये अब कभी भी काम नहीं करेगी। इसमें जो न्याय है वो लगभग काव्यात्मक है। लेकिन आइए इसके असली प्रभाव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पनडुब्बी की बात नहीं है, ये पूरी रूसी नौसेना के बारे में है। काले सागर में युद्ध से पहले रूस के पास किलो क्लास की ऐसी 6 आधुनिक पनडुब्बियां थी, 6 प्लेटफॉर्म जो समुद्र में कहीं से भी कैलिबर मिसाइल दाग सकते थे। लेकिन आज एक को सेवास्तोपोल में पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, साल 2023 में। दो को भूमध्य सागर में भेज दिया गया और वे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि तुर्की ने बोस्फोरस जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, जो काला सागर को बाकी दुनिया से जोड़ता है। एक को अभी अभी नोवोरोसिस में निष्क्रिय कर दिया गया है। अब केवल 2 ही ऑपरेशनल बचे हैं, सिर्फ 2। काला सागर में रूस की क्रूज मिसाइल से हमला करने की क्षमता रातों रात 33% गिर गई है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसा एक नया पनडुब्बी बनाना 4 से 6 साल लगते हैं। अब प्रतिबंधों की वजह से इसकी लागत $500 मिलियन तक जा सकती है, और इसमें ज्यादा समय लगेगा। ये युद्ध की अवधि के लिए एक स्थायी नुकसान है। और अब रूस के पास एक ऐसी समस्या है जिसका कोई आसान हल नहीं है। सेवास्तोपोल अब सुरक्षित नहीं रहा। नोवोरोसिस्क ने भी वहां बेड़े की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। एकमात्र विकल्प जो बचा है वह है ओचमत्यर, जो अबखाजिया में एक बंदरगाह है। वह जॉर्जिया का अलगाववादी क्षेत्र। रूस ने बंदरगाह की खुदाई और विस्तार शुरू किया है, लेकिन इसमें समस्याएं हैं। यहाँ की आधारभूत संरचना कमजोर है, बंदरगाह में आधुनिक पनडुब्बी मरम्मत की व्यवस्था नहीं है, और राजनीतिक रूप से वहाँ बेड़े को स्थानांतरित करना यह अन्य देशों को संघर्ष में शामिल कर देता है। संभवतः चीन को उकसाता है, जो उस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर निर्भर है। लेकिन इस हमले का असली मतलब काला सागर से भी आगे है। ये पूरी दुनिया में नौसेनाओं के संचालन के नियमों को बदल देता है। सदियों से दुनिया भर की नौसेनाएं एक ही बात मानती थीं, सुरक्षित बंदरगाहों को सुरक्षित स्थान माना जाता था। आप अपने सबसे कीमती जहाजों को सुरक्षित जल क्षेत्र में खड़ा कर सकते हैं और वे सुरक्षित रहेंगे। जाल, सुरक्षा गार्ड और भौगोलिक स्थिति मिलकर सुरक्षित शरण स्थल बनाते थे। सबसी बेबी ने अभी साबित कर दिया है कि यह सोच अब खत्म हो गई है। अगर एक स्वायत्त और अपेक्षाकृत सस्ता ड्रोन नोवोरोसिस्क में घुस सकता है, तो दुनिया में कोई भी बंदरगाह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तो जब पुतिन दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन हार रहा है, असलियत कुछ और ही दिखा रही है। यूक्रेन तेजी से नवाचार कर रहा है
और अपनी रक्षा करने में सक्षम है। और इस तरह का हर हमला सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं है, ये एक झटका। रूसी कथा में यह इस बात का भौतिक प्रमाण है कि अनिवार्य जीत की कहानी एक झूठ है, और शांति वार्ता में जहां धारणा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की वास्तविकता, यह बहुत मायने रखता है। काला सागर बेड़ा, जो कभी दक्षिण में क्रेमलिन की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का गर्व था, अब एक छुपा हुआ बेड़ा है। उसकी पनडुब्बियां क्षतिग्रस्त है और उनकी मरम्मत नहीं हो सकती। उसके ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं। और हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेनी इंजीनियर काला सागर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के नए तरीके विकसित कर रहे हैं। रूस के लिए सबसी बेबी इस विकास का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और जब तक ये ड्रोन पानी में गश्त करता रहेगा, अगला निशाना खोजता रहेगा, बाकी बचे 2 रूसी पनडुब्बियां एक बात जानती हैं, वे अगली हो सकती हैं। और आपको इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा क्या हैरान कर गया, कमेंट्स में बताएं। क्या इस कंटेंट ने आपके लिए कोई मूल्य जोड़ा? इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सच में समझना पसंद है कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली एनालिसिस मिस न करें। अगली बार तक अलविदा।